हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मंथन एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि पता है आप लोगों को, आपके पास समय बचा हुआ है 4 महीने। और ये 4 महीने में किस बच्चों की बात कर रहा हूँ? क्लास 10 के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका 2025-26 का बोर्ड बहुत ही नियर आ गया है। 4 महीने में पूरी कंप्लीट मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, दैट इज आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आप लोगों ने पहले भी कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ लिया है, क्योंकि आप बहुत टाइम बीत चुका है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे इसमें आपको किस तरह की चीजों को पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आपको रिवीजन करना है, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं किसका? रियल नंबर का। तो क्या होता है रियल नंबर का मतलब? तो रियल नंबर मेनली दो नंबर के ग्रुप से बना हुआ है। दैट इज एक कौन सा? रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं इस पार्ट में जो पहला पार्ट है वो कहां तक कंप्लीट हो पाता है आपका। देन हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका लाएंगे, कोशिश करेंगे 2 से 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होता है आप जानते हैं। रियल नंबर, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि रियल नंबर दो नंबर के ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से नंबर? एक बेटा रेशनल और दूसरा कौन सा? इरेशनल। एक कौन सा? रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। आपको पता है रेशनल नंबर जो है वो कैसे होते हैं? रेशनल नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें आपको p और q दोनों ही क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। q0 दोनों ही इंटीजर हो, q0 नहीं होना चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका कि ये दोनों को प्राइम होना चाहिए। P कॉमा क्यू आर को प्राइम। क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। जो नंबर रेशनल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इरेशनल बोलते हैं। जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। 10th तक आपको रियल नंबर पढ़ना है, तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। इसके बारे में हम जानते हैं। अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहले हमें बताना है इसमें कि कोई भी नंबर, सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या पढ़ना है हमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपके बुक में भी ये बात लिखा होगा, आप ध्यान से देखना। आपके बुक में भी ये बात सबसे पहला थ्योरम लिखा होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसको हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें जो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कोई कंपोजिट नंबर को? प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जो लिखने का तरीका होगा, वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अब एक और उसमें वर्ड है, आपने देखा होगा कि एक उसमें वर्ड है क्या, कि ये रिपीट नहीं होगी। ये क्या नहीं होगा? रिपीट नहीं होगा। रिपीट कहने का मतलब है, जैसे कि आपके पास 18 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आप जानते होंगे। कंपोजिट नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और भी उसका फैक्टर हो, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ केवल 1 और इटसेल्फ खुद ही हो।
जैसे कि आपका सबसे पहला प्राइम नंबर, इसका एग्जांपल भी यहां मैं सेट दे देता हूं। आपका पहला प्राइम नंबर होता है 2, 3, उसके बाद 5। ये सारे नंबर ऐसे हैं जिसके प्राइम फैक्टर में जिसके फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 1 और खुद यही दो चीजें आएंगी। जैसे 2 है, 2 का प्राइम फैक्टर 1 और 2, 3 का प्राइम फैक्टर 1 और 3, 5 का प्राइम फैक्टर अगर करोगे तो मल्टीप्लाई निकालोगे तो 1 और 5 ही आएगा। तो ये खुद आ रहा है और इसके साथ 1 आ रहा है। 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ये बात ध्यान रखना। और कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि आपको 1 और खुद के अलावा और भी इसके मल्टीपल होंगे। जैसे कि देखो फैक्टर होंगे, जैसे 4 का फैक्टर को कौन कौन होता है, 1, 2 और 4। और जैसे ही देखो 6 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1, 2 और 3 और एक खुद 6। तो देखो ये सारे ये क्या है, इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर है। समझ आया ये बात, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब 18 जो है, 18 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं। 18 के प्राइम फैक्टर होते हैं, आपको अगर मैं इसमें बोलूं तो आपको इसमें क्या क्या दिखेगा। 18 के प्राइम फैक्टर में आप क्या कैसे लिख सकते हो इसको, तो लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दैट इज अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं तो आप देखो 8 को अगर ऐसे प्राइम फैक्टर आपने निकाला होगा बचपन से, 2 9 जा, फिर 3 3 जा और लास्ट में 1, तो क्या क्या दिखा, 1 3 3 2, 1 3 3 2। तो आप ऐसे लिख सकते हो। और देखो इसमें सारे के सारे नंबर 1 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर है। और ये जो मल्टीप्लाई है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और एक बात क्या है कि इसको हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब 2 है, उसके बाद हम लोग 3 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर हम 3 लिख सकते हैं। तो ये तो सेम ही हो गया। इसको हम एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं इसमें 3, फिर क्या लिख देते हैं 2, फिर क्या लिख देते हैं 2। देखो ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन चीजें वही है। तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं लेकिन चीजें वही होगी। इसी को हम बोलते हैं यूनिकनेस। यूनिक मतलब एक बात, मतलब वो एक ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो देखो इसमें दूसरा कुछ नहीं आया, बट ये यूनिक है और इसके ऑर्डर बस चेंज हुए। ये बात समझ आया। तो सबसे पहले यही थ्योरम है। ओ सॉरी, यहाँ पे ना आपको 2 नहीं एक 3 और लिखना, 3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 3 है, एक 2 है, 2 3 और एक 2। इसका मतलब है कि इसमें क्या है, ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी वो चीजें वही है। समझ गए बात, इतना क्लियर हुआ। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे हम आप ये देख सकते हो, इसमें सबसे पहले जो प्राइम फैक्टर निकाला तो इसका यूज क्या है। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका यूज है मेनली एचसीएफ और एलसीएम निकालने के। किस चीज के लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखो ध्यान सुनना, हमें एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। तो मैंने अभी क्या बोला आपको, हम क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। एक मिनट, हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका यूज क्या है इसकी बात कर लेते हैं। यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज क्या है। तो देखो इसका बहुत आसान यूज है। सबसे पहला इसका यूज क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। क्या बोला मैंने आपको, किस चीज के लिए है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या ऐसे यूज इसका करते हैं, तो याद रहे एचसीएफ और एलसीएम, तो कोई भी दो नंबर, जैसे मान लो आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, किसका, ए और बी दो नंबर का। तो आपके पास ए होगा, आपके पास बी होगा। आप क्या करो, इसका प्राइम फैक्टर लिख लो, इसका भी प्राइम फैक्टर लिख लो। जैसे इसका प्राइम फैक्टर आपने लिख लिया, दिस एंड दिस, कुछ जो भी आएगा वो आपने प्राइम फैक्टर लिख लिया। उसके बाद इसको क्या करो, पावर के फॉर्म में लिख दो। क्या कर दो, पावर के फॉर्म में लिख दो। इसको भी क्या कर दो, जो भी रिपीट हो रहा होगा उसको आप क्या कर दो, पावर के फॉर्म में लिख दो। कैसे लिख दो, पावर के फॉर्म में लिख दो। अब जब आपने इन दोनों को पावर के फॉर्म में लिख दिया तो एचसीएफ में क्या ध्यान रखना है आपको कि एचसीएफ अगर निकालना है दो नंबर का तो जो दोनों में कॉमन हो, जो क्या हो, दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन ढूंढना है और उसका लीस्ट पावर लेना है। क्या लेना है, लीस्ट पावर लेना है। समझ गए ये बात। उसके बाद अगर एलसीएम लेना है इसी चीज का,
अगर इसी में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लोगे, ये बात ध्यान रखना। एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम ए बी, अगर 2 नंबर का एलसीएम लेना हो, ये तो एचसीएफ का बात हो गया। यहीं पे अगर मैं एलसीएम की बात कर ले तो एलसीएम में भी कुछ इसी तरीके का है। एलसीएम ए बी अगर बात कर ले तो एलसीएम कैसे निकालोगे, तो इसमें भी कॉमन लेना है, कॉमन, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर लेना। क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। इसमें आपको हाईएस्ट पावर लेना है। क्या होगा इसमें, ये कुछ दिक्कत की वजह से हो रहा है, आप लोग लिख लेना हाईएस्ट पावर, यहाँ बार बार वो चला जा रहा है, ठीक है, कोई हो गई इसमें कुछ दिक्कत। हाईएस्ट पावर लिखना, ठीक है, इसमें आपको हाईएस्ट पावर लिखना है, हाईएस्ट पावर लिखना है, और जो रेस्ट बच जाए उसको भी लिख लेना। समझ आया ये बात, मतलब आपको इसमें एलसीएम लेने के लिए हाईएस्ट पावर लेनी है और उसमें जो रेस्ट बच जाए उसको भी ले लेना है। इस तरह से आपका इसमें यूज एक्चुअल में ये जो आप करोगे ये क्या होना चाहिए, आपका प्राइम फैक्टर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। यहाँ दोनों का ए और बी दोनों का क्या लिखोगे आप, प्राइम फैक्टर लिखोगे, दोनों का प्राइम फैक्टर ही लेना है, ठीक है, ये बात समझ आया। साथ साथ आप इसको लिखते भी चलना और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जब आपने प्राइम फैक्टर लिया, जैसे कि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, अब तो मैंने क्वेश्चन दे दिया यहीं से कि फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर 12 एंड 15। 12 और 15 का आपको एचसीएफ और एलसीएम लेना है। कैसे लो, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, ये स्टेप आपको पता होना चाहिए, स्टेप बहुत जरूरी है। पहले 2 नंबर ले लिया, उसका प्राइम फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर को पावर के फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे दूसरे नंबर को, उसको भी पावर के फॉर्म में लेंगे। तो पहले ये काम कर लेते हैं। आपके पास 2 नंबर है, क्या क्या है, 12 के प्राइम फैक्टर लो, क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है यहाँ छोटा नंबर है तो मुंह से भी कर सकते हैं वैसे ही, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो पहले साइड में कर लेना। बड़े नंबर अगर हो तो 2 से 6, 2 से कितना 3, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 इंटू में 3। ये बात समझ आया होगा। उसके बाद हम 15-15 को करते हैं, तो 15 को भी ऐसे ही आप कर लेना, साइड में ऐसे जाना, फिर ये चेक कर लेना किससे लगा, 3 से लग रहा है, 5 और तो लगेगा नहीं, 5 1 जा 5, तो इसका मतलब ये 3 इंटू 5। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं नंबर दूसरा जो पावर के फॉर्म में आए, तो ये तो पावर के फॉर्म में आ नहीं सकता। तो अब इसमें देखो मैंने क्या बोला, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे लोगे, तो एचसीएफ लेने के लिए आप गौर से देखो, मैंने बोला कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर होना चाहिए। तो एचसीएफ लेने के लिए कॉमन, तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन है 3, और 3 की लीस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसमें दोनों में लीस्ट पावर तो 1 ही है, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा क्या, आपका 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अगर यही बात करें हम एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा, मैंने बोला दोनों में जो कॉमन हो उसकी हाईएस्ट पावर। यहाँ देखो आपको मैंने बताया है एलसीएम लेने के लिए कॉमन हो और उसकी क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर, और जो मैंने आगे भी लिखा है जो रेस्ट बच जाए उसको भी मल्टीप्लाई में आपको लिख लेना है। तो चलिए आगे देखो, तो एलसीएम कैसे होगा, तो दोनों में कॉमन 3 है, बच क्या गया, बच गया आपका 2 की पावर 2 और क्या बच गया 5, तो सारे लिख देने हैं और आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 3 जा 60, ये आपका हो गया एलसीएम। तो इस तरह से आपने क्या देखा अभी, प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या यूज है, प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या यूज है इसमें, एचसीएफ और ये यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने बोला एचसीएफ और एलसीएम में इसका यूज होगा और एचसीएफ एलसीएम में इसका यूज भी आपने देख लिया, ठीक है। कई लोग कह रहे होंगे कि इसमें सर एचसीएफ एलसीएम बताया आपने, फुल फॉर्म नहीं बताया। बेटे आप लोग ये 10वीं क्लास में आए हो, अब 654 में नहीं हो, 654 की क्लास में आपको बताया जाता है एलसीएम का क्या फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है। अभी जो हमें पढ़ना है वो एक्चुअल में पढ़ना था
जो आपका सिलेबस का टॉपिक था प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन होगा वो यूनिक होगा। इसका मतलब यहाँ एक वर्ड आया प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन, तो इसका यूज क्या है, उसके यूज से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख रहे हैं, ये आपको यूज बताया गया है। आपको वैसे पता होना चाहिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये बात है, ये आपने पहले से पढ़ रखा है, बस अभी यहाँ यूज सीखना था हमें। चलिए, अब ये जो इसके बीच में एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होता है, ये बात भी ध्यान रखना। अब ये जो आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा है, इन दोनों के बीच कुछ रिलेशंस हैं। क्या रिलेशन है, तो सबसे पहला रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, अगला हेडिंग डालनी है आपको, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, रिलेशन क्या है एचसीएफ और एलसीएम में, तो ये बात ध्यान सुनना। जो पहला रिलेशन है आपका एचसीएफ और एलसीएम के बीच, जो पहला रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का, यानी कि ये कह सकते हो कि एलसीएम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। मतलब और भी सरल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं एचसीएफ जो है ना वो एलसीएम को डिवाइड लगा देगा। जैसे कि आपके पास 5 और 10 है, तो इसका मतलब 5 जो है ये जिसका, मान लो अगर किसी नंबर का एलसीएम आया है 10, तो किसी नंबर का, उस नंबर का एचसीएफ 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है। मतलब ये भी कह सकते हो एचसीएफ, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। आप इस भाषा में समझो, बस इतना समझ लेना कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड लगा देगा। तो आपने क्या रिलेशन समझा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि एचसीएफ जो है वो क्या है, फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का। या फिर ये कह सकते हो एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम ऑलवेज। ऑलवेज क्या होगा, तो यहाँ पे मैं जो अब इसमें से वर्ड आपको लाइन सही लगे मैं एक लाइन लिख देता हूं, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो है वो एलसीएम का क्या है, फैक्टर है। ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ, 2 नंबर का एचसीएफ, ठीक है, और 2 नंबर का एलसीएम, ये हमेशा उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। एचसीएफ किसी नंबर का और एलसीएम किसी नंबर का, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 2 नंबर आ जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आपने पिछले वाले ही क्वेश्चन में देखा था, यही इस जो अभी आपने लिखा है रिजल्ट या जो आपने रिलेशन लिखा उसको वेरीफाई कर सकते हो कि एचसीएफ लिख, देखो एचसीएफ और एलसीएम कितना आया था हमारा, 60 और 30, इसको मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ 3, एलसीएम कितना 60, इसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 180। कितना आ जाएगा, 180। अगर आपने इस नंबर को इंटू करा, a इंटू बी, इस नंबर को इंटू करा तो नंबर आपके पास कितना है, 12 एंड 15, कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, 15 और 3 कितना होता है 18। देखो दोनों सेम आया नहीं आया, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होगा ए इंटू बी के। अभी अपने पीछे ही अभी निकाला था और यही आपने इस रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। ये बात समझ आया, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको क्या, किन किन क्वेश्चनों को टाइप, एक बार अभी मैं आपको सारे इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, जितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं उस सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूं, और इस टाइप के क्वेश्चन के से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। इतनी बात समझ आई, सबको क्लियर होगा। ये यहाँ तक बहुत बेसिक सी बातें बताया है, एकदम सबको आ भी रहा होगा ये सब, बस एक बार आप इसको रिवाइज कर जाओ। समझ रहे हो बात को। अब हम लोग एक बार किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसा कैसा कॉन्सेप्ट हो सकता है हम उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। फिर हर एक टाइप के आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, हर एक टाइप से आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा, फिर सारी बातें क्लियर हो जाएगी।
चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाइप की जर्नी को। तो देखो अब हम इस टाइप में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबने पढ़ लिया है तो बहुत सारी चीजें रिकॉल भी हो रही होगी आपको। इससे रिलेटेड आपने देखा इसका यूज सबसे ज्यादा कहां है, HCF एंड एलसीएम फाइंड करने में है। ठीक है, HCF और एलसीएम फाइंड करने के अलावा देखो इसके दो तरीके हैं। आपने एक तो ये इसके यूज से सीख लिया जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। उसके अलावा इसमें एक आपने देखा होगा फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री का भी यूज होता है, कई बार इससे सवाल बनते हैं फैक्टर ट्री का। अब फैक्टर ट्री के कैसे होते हैं, फैक्टर ट्री से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, या इसका क्या काम है HCF एलसीएम में। चलिए देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको कहेगा, ये दे देगा कि एक बना के पूरा डायग्राम बना देगा, जैसे 180 है, इसको आपने क्या करा इस तरह से, ये 180 है, अब इसका आपको एक डायग्राम बना दिया इधर से, एक डायग्राम इधर दे दिया, ये 2 हो गया। अब यहां पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक दे दिया आपको 90, फिर उसके अलावा आपको ये 90, अब उसके अलावा यहाँ पे आपको दे दिया एक बॉक्स खाली, इसमें ए दे दिया। ठीक है, और इसमें क्या करा आपको, इसमें दे दिया 18। ठीक, फिर आपको इसमें दे दिया एक और बॉक्स दे दिया, इसको दे दिया खाली, और यहाँ पे आपको दे दिया 9। ठीक, इसमें दे दिया आपको बस, और इस यहाँ पे आगे 3 और यहाँ भी 3, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बी दे दिया। अब पूछा इसमें a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो 180। देखो अब क्या सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग नॉर्मल HCF करते हैं ना, वही काम है। इसका नाम बस एक्स्ट्रा रख दिया फैक्टर ट्री दिखाने के लिए। अब ए और बी, अरे भाई साहब ये क्या होगा, सर खुजलाने लगो वहां पे। तो सर खुजलाना नहीं है, पंखे नहीं गिनना है, टीचर का शकल नहीं देखना है, यहाँ दिमाग लगाना है, बहुत आसान काम है, चुटकियों में कर दोगे। 2 से लगाओगे 90। कई बच्चे क्या सोचेंगे, अरे यार एक चीज बताओ, यहाँ 2 से लगा है तो अगला नंबर भी 2 से होना चाहिए, तो 2 से लगाओगे तो भाई साहब यहाँ तो 45 होना चाहिए। सवाल ही गलत है। सीबीएसई तो खुश हो गया, अब तो नंबर मिलेगा भाई। अरे भैया ऐसी बात ना है, वो आपका टेस्ट कर रहा है, दिमाग को थोड़ा खोलो। आपको मैंने अभी बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखो आपके सुंदर सुंदर अक्षरों में कि आपको फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, यहाँ बताया था। देखो अरे भैया नीचे आ जा, हाँ देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी नहीं, एक बार और आ जाओ। ठीक है, ये देखो मैंने बोला कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लिख दिया तो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अभी मैंने यही आपको बताया था कि देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख देते हैं तो ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा। 3 इंटू 2 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। तो देखो ऑर्डर को कोई फर्क पड़ा कि 2 के बाद 3 आएगा या 3 के बाद 2, ऐसे नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, वो मल्टीप्लाई कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्या अंतर होना चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर के लेकर के यहाँ पे माथा मत बेची मत करना वहां पे कि यहाँ पे भाई साहब 5 आ गया तो 4 आ गया तो 3 आ गया, क्यों आना चाहिए, यहाँ 3 पहले आ जाए। अब देखो यहाँ से देखो 18 19, 18 से कितने जा पे जाएगा, 5 जा पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा श्रीमान, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5, तो एक ही वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो 9 है, तो 9 कैसे आएगा बताओ, 9 से इसको डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो बी की वैल्यू भी आ गई। अब तुम्हें यही दिमाग लगा यार यहाँ 3 बाद में है 2 पहले है, हम तो सीखते थे पहले छोटे नंबर से लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये फैक्टर ट्री आपका आ गया। अब ये बात है, ये तुम्हें बहुत बेसिक बताया है, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा।
आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो आ गया, फैक्टर थ्योरी तो यही है, लेकिन यहीं पे आपको टेढ़े मेढ़े चीजें करेंगे और यहीं टेढ़े मेढ़े करे क्वेश्चन तो आता है, हो तो नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हमारे टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम में जुड़ के आपको हम लोग बताएंगे, वहां क्वेश्चन सीरीज देंगे, उस क्वेश्चन को लगाओगे और आप लोग कमेंट करोगे कि सर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो, तो वो पूरे पीडीएफ जितने भी आपको क्वेश्चन दूंगा सबका सॉल्यूशन भी दूंगा। समझ आया? तो अगली बार ये जो टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, 1 मिनट थोड़ा सा, और ये जो टाइप बताया है इस टाइप में अलग अलग एक बार थोड़ा सा सारे टाइप देख लेते हैं, फिर हम आज की कथा को यही खत्म करेंगे। अगली कथा में व्यास जी दोबारा आएंगे। आप लोग एकदम प्रवचन सुनने के लिए किताब कॉपी लेके घर से खाना खाना खा के बैठ जाना है, बीच में भूख ना लगे किसी को। अब देखो, अब इस टाइप में अलग अलग टाइप के जो मैंने बात करी थी उसमें एक एचसीएफ एलसीएम आ गया, एक आपका है यूनिट डिजिट। अब ये यूनिट डिजिट का सवाल कह रहे नहीं सर यूनिट डिजिट में एक ही है, वो 6 की पावर n और 4 की पावर n। अरे बुर्बक, यही तो ना है, इसके अलावा भी है। ये तो आपका एनसीईआरटी में है, सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में क्या सिलेबस बताया है? यूनिट डिजिट। तो इसके मतलब हमें पूरा यूनिट डिजिट के बारे में सीखना पड़ेगा, ना कि ये सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लिया 4n 6n कह रहे हाँ भैया हो गया, यही 2 में से कोई क्वेश्चन आएगा। अब यही एमसीक्यू में आपको घुमा देगा। अब कैसे घुमाएगा वो आपको, इसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि हम आपको उस रास्ते से ले जाए घुमाते घुमाते। ठीक है, तो ये 6n 4n आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपने देखा होगा 3 + 2 3 × 2 इस तरह के आपको एक नंबर दे दिया, बोले इसको कंपोजिट नंबर बताओ। अब ये कंपोजिट नंबर कैसे बताओगे इसको? ये सवाल 2 नंबर में तो सीबीएसई को सबसे ज्यादा प्यार है, बेसिक वाले से तो गहरा प्यार है इस सवाल में, तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा आप आते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण, जो पेपर में आप अगर ना आए तो चैनल डिससब्सक्राइब करके चले जाना। कौन सा डिससब्सक्राइब होता है? अनसब्सक्राइब होता है। और थोड़ा सा हम भाई पाकिस्तान में सीख लेते इंग्लिश, तो उस वजह से ना थोड़ी मेरी इंग्लिश खराब हो गई है, तो अन और डिस में आप अंतर समझ लेना। बस ये जो बता रहा हूं ना इसलिए भरोसा रखना, ये पाकिस्तानी नहीं, ये इंडियन चीज है। ये जो √3 है ना, अरे भैया तू तो √3, ये जो √3 है, ये √3 इरेशनल प्रूफ करना है। तो ये सिर्फ आप ये √3, अब कोई कहेगा सर हम तो √3 सीख के गए थे, याद ही कर लिए थे, लेकिन हमसे हुआ नहीं। तो बेटा जो याद करके जाएगा वो समझ लेना उससे नहीं होगा, याद नहीं करना। आपको करना क्या है फिर? तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं ताकि आपको पता रहेगा ना, दोबारा देखना है वीडियो, क्या क्या सीखना है। बेटा देखो, आपको कोई भी नंबर √a में हो ये सीखना है। उसके बाद जैसे b + c √a हो ये सीखना है। उसके बाद √a + √b हो ये सीखना है। ये सब टाइप के कॉन्सेप्ट जब सीख लोगे आप, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है। ये आपको एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से एक पक्का 100%, कहीं दस्तावेज पर साइन कर लेना, मेरा नाम लिख देना, वहां पे क्या आएगा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इसमें से एक जरूर आएगा। लेकिन हाँ, सीधा जो √3 याद करके चला जाएगा उसका नहीं आएगा, ये बात याद रखना, क्योंकि सीरीज अलग अलग है, सब सेट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ध्यान से सुनना, ये आपको करना है। और एचसीएफ एलसीएम में कोई सोच रहा होगा कि जितना ही आएगा क्या, नहीं भाई ये भी नहीं आएगा इतना, तो क्या आएगा भैया, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। और वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएंगे उसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा, अगले वीडियो में इंतजार भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंतजार करो। एचसीएफ एलसीएम भी हम कराएंगे, हम ये टाइप के कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, ताकि आपके इस चैप्टर से पूरे के पूरी पकड़ बन जाए आपकी और आप बढ़िया कर लो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।